चलो, हम लोगों ने अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ इनकम, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी ये कवर किया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैलरी से। ट्राई करेंगे कि बिजनेस इनकम भी हम लोग आज वाइंड अप करें, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपके एमसीक्यूज और थियरी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। याद रखना, थियरी क्वेश्चंस बाहर नहीं किया जाता है, उसे समझो। आपने जितने टॉपिक सीखे उसी में से पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल सम जैसे सॉल्व करते हैं उसी चीज को आप लिख के आओ अच्छे से। डन। तो चलो, सैलरी में मैं डिडक्शन का मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिडक्शन के वीडियो मैंने अपलोड किए, उसे आप गो थ्रू करो। डिडक्शन कुछ भी आ सकता है। मैं क्या करूंगा, जिस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा उसमें जो भी डिडक्शन के रिगार्डिंग पार्ट होगा मैं सम स्टार्ट होने से पहले समझा दूंगा, सो दैट आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, मैं इतना कर दूंगा। तो चलो सैलरी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 हमने पूरा कवर किया है। सैलरी की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो भी दिया वो सैलरी। आपको इस तरह से डिटेल्स फिल करनी है। एम्प्लॉयर से, बॉस से जो भी मिला सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होते जाए। सैलरी के साथ में कुछ और इनकम भी साथ में हो सकती है और एक डिडक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो अब याद रखना, मैंने आपको बताया 3 ही डिडक्शन आपने याद रखने। कौन सा डिडक्शन है? एक एक कैपिटल गेन, ये तुम लोग इसका बोल रहे हो। एक है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में था डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। फिर हाउस प्रॉपर्टी, उसमें था डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 ईसी। और एक तीसरा है सैलरी। मतलब सैलरी जब आप ग्रॉस कैलकुलेट करोगे तो उसमें से ये डिडक्शन हो जाएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट कितना है? 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन उसी को मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। उसमें एबीसी कितना अमाउंट मिला, मैक्सिमम आपका कितना 5,000 और 1/5 वाला पार्ट। और प्रोफेशनल टैक्स, तो ये दो डिडक्शन तो हर किसी को मिलेंगे। एंटरटेनमेंट का जो होगा, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो डिडक्शन होगा, नहीं तो नहीं। सैलरी जितने मंथ काम किया उतने मंथ का ही कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग कुछ नहीं बोला तो पूरे 12 महीने का सैलरी कैलकुलेट करेंगे। अब जो मैं सम लेने वाला हूं उसमें आप लोग को ये सब पता है, हमने बहुत बार किया है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, एक तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, टैक्सेबल। आपने सेविंग बैंक में आपका कुछ पैसा पड़ा है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये तो इनकम है। इनकम है तो कहाँ लिखा जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और साथ में आपको डिडक्शन मिल जाएगा टीटीए, 80 टीटीए में मैक्सिमम कितना? 10,000। और एक आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अगर सेल्फ खुद का किया है, स्पाउस का किया है, चिल्ड्रन का किया है, फिर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, माइनर हो या मेजर हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन कहाँ मिलेगा? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो 80C में, इंक्लूडिंग LIC या कोई और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट आपने किया, कहीं और आपने लाइफ इंश्योरेंस पे किया किसी भी कंपनी में, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। याद रखना, पूरे 80C का डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000, इससे ज्यादा नहीं। मैंने आपको 80C में सिखाया LP मंथली, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इफ द पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 20% आपको लिमिट मिलेगा। मतलब मैंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 30,000, मान लो मेरी सम एश्योर्ड, मेरी पॉलिसी थी 5 लाख की, 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख, हाँ है ना? तो मैंने कितना पे किया? 30,000। सम एश्योर्ड कितना था? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, तो मैंने तो कम पे किया तो मुझे पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो अगर मैंने 1,20,000 रुपीज प्रीमियम पे किया होता तो मुझे सिर्फ 1 लाख का ही डिडक्शन मिलता, क्योंकि उधर लिमिट है 20%। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद लिया है तो वो 10% बन जाएगा 20% की जगह। डन। इस पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, MCQ में इस बारे में पूछ सकते हैं।
लेकिन अगर कोई पर्सन एटीयू हैंडीकैप है या किसी स्पेसिफाइड डिसीज में आता है, अगर उसने ऑन या पहले या बाद में 2013 के बाद लिया है, तो उसे ना 20% ना 10%, उसे रिडक्शन कितना मिलेगा? 15% मैक्सिमम मिलेगा। डन। ये भी एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा। ये दोनों आपको प्रैक्टिकल सम में नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू में पूछेंगे। एग्जाम से पहले एक बार रीड करके जरूर जाना, ठीक है। चलो, मेरे हिसाब से ये डिडक्शन आपके इंपॉर्टेंट थे, और मैंने आपको लाइफ एटीसी के सारे डिडक्शन बता दिए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया तो भी डिडक्शन मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जितना इन्वेस्ट किया डिडक्शन मिलेगा। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन मिलेगा। एनएससी नाबार्ड में इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन मिलेगा। टर्म डिपॉजिट लॉक इन पीरियड कम से कम 5 साल का होना चाहिए, डिडक्शन मिलेगा। ट्यूशन फी, बच्चों की ट्यूशन फी भर रहे हो तो जितना फीस भरोगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी सैलरी से ये सब कुछ कम होते जाएगा। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, आपने लोन पे घर खरीदा है और उसकी ईएमआई भर रहे हो, तो जो प्रिंसिपल पार्ट होगा उसका डिडक्शन भी मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। बट याद रखना, इन सब का मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1,50,000। इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने 1,60,000 इन्वेस्ट किया है तो आपको आपकी सैलरी इनकम में से सिर्फ 1,50,000 ही डिडक्शन किया जाएगा। चलो, तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। मैंने आपके साथ जो इस सम में डिडक्शन काम आने वाले थे मैंने वो डिस्कस कर दिए। आपको बोला गया है मिस्टर महेश पाटिल वर्क्स विद मेसर्स कोहिनूर एंटरप्राइजेस। अब ये नौकरी कर रहा है कोहिनूर एंटरप्राइजेस, तो ऑब्वियसली ये कौन सा वाला पार्ट है? एज अ सेल्स मैनेजर वो काम कर रहा है। He gives you the following information for the year ending 31st March 25। हमें भी वही कैलकुलेशन करना है जो 24-25 में आता होगा। नेट सैलरी पर मंथ मिल रहा है। अब देखो, मैंने आपको बराबर बताया था, अगर ये वर्ड नेट है तो जो भी डिडक्शन एट सोर्स है वो एड बैक करने होंगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो नेट सैलरी मिल रहा है 25,000 रुपीज पर मंथ। तो जरा मुझे बताओ 12 महीने का कितना हो गया? कितना? 3 लाख। ठीक है। उसके बाद बोला प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो भाई ये नेट को ग्रॉस बेसिक बनाना पड़ेगा। तो ये 200 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हुआ? 2,000। इसका मतलब आपको नेट सैलरी जो 3 लाख है उसमें 2,400 ऐड करना होगा पहले। इसे ग्रॉस बेसिक बनाओ, 3,02,400। उसके बाद जो भी आपको मिल रहा है वो एड अप करते रहो। फिर आपको कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, वैसे तो मिला आपको 24,000, बट आपने कितना खर्चा किया? 15,000। तो जो बच गया आपके पास उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जरा 24 में से 15 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? तो ये 9,000 आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब कहीं और से भी कुछ कमाया है। रॉयल्टी रिसीव है तो भाई ये तो अदर सोर्स इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है तो भाई ये भी अदर सोर्स है। बट सेविंग बैंक का पता है ना, 80, मैं यहाँ पे कौन सा कलर लूं, 80 टी में आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000। तो एक डिडक्शन चैप्टर 6A का आ गया। उसके बाद बोला है ही पेड टुवर्ड्स प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बेटे के लिए कितना पे किया है? 30,000। तो ये डिडक्शन कौन सा है? 80C। तो देखो, 1 2 3 सैलरी के बारे, एक अदर सोर्स, 2 अदर सोर्स और 2 डिडक्शन दे दिए। बोलते हैं कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये प्रीवियस ईयर है, असेसमेंट ईयर नहीं है। ये असेसमेंट ईयर तो 25-26 होगा। ठीक है। अच्छा, गड़बड़ हो गया? गड़बड़ हो गया क्या? अभी ठीक है। चलो, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा यहाँ पे? एसएससी का नाम क्या नाम है इसका? महेश पाटिल। तो यहाँ पे हमने लिखा मिस्टर
महेश पाटिल पाटिलांचं पोरगा आहे, बरोबर. आगे सैलरी, नेट सैलरी है 3 लाख, तो मैंने लिखा नेट सैलरी है 25,000, 12 मंथ्स का 3 लाख, और जो भी डिडक्टेड एट सोर्स था मैंने उसे ऐड बैक किया, तो ये 3,02,400 आ गया. और सैलरी के रिगार्डिंग क्या था, कन्वेंस मिला 24, स्पेंड किया सिर्फ 15, तो जो बच गया वो टैक्सेबल. 24 में से 15 माइनस, तो 9,000 टैक्सेबल. सैलरी के बारे बस इतना ही दिया है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मेरा ग्रॉस सैलरी बन गया 3,11,400. और ये कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में बोला नहीं होगा, ये तो आपको याद रखना है. सैलरी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 3 है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल. ये थोड़ी ना गवर्नमेंट जॉब पे था, ये तो कोहिनूर में कहीं पे काम कर रहा था ना, तो इसको एंटरटेनमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही इसे एंटरटेनमेंट मिला है. चलो, तो ये तो बाय डिफॉल्ट 50,000 माफ हो जाएगा, और प्रोफेशनल टैक्स ये भी डिडक्शन मिल जाएगा. मतलब कुल मिला के इसकी सैलरी जो थी वो 52,400 कम हो जाएगी. तो 3,11,400 में से 52,400 माइनस, तो इसकी सैलरी इनकम कितनी हो गई, 2,59,000. अब तो मैंने क्या कवर किया, इतना सैलरी. अदर इंफॉर्मेशन, तो आपके अदर सोर्स में रॉयल्टी और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो आपने लिखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, रॉयल्टी, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, तो टोटल हो गया 65. दो तरह की इनकम थी, सैलरी, अदर सोर्स, दोनों को ऐड किया, तो ग्रॉस टोटल इनकम बना आपका 3,24,000. दो डिडक्शन भी थे, एक 80 टीटीए मैक्सिमम 10,000 मिलेगा उसमें सिर्फ, और दूसरा एटीसी 30,000. तो ठीक है, तो हमने लिखा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है. 80 टीटीए का इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इस तरह से लिख देना, अप टू 10,000. भले उसे 15,000 मिला है, डिडक्शन सिर्फ 10,000 का मिलेगा. और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसने 30,000 पे किया है. लाइफ इंश्योरेंस कैश में भी पे किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है. मेडिकल इंश्योरेंस चेक से पे किया होना चाहिए, कैश से नहीं. कोई भी बैंक मोड से पे किया होना चाहिए, कैश से नहीं होना चाहिए. मेडिकल 80D. चलो, तो ये 30 और 10 40,000 का डिडक्शन. आपकी कुल मिला के इनकम हुई थी दोनों सोर्सेस से 3,24,000, उसमें से 40,000 का डिडक्शन, 2,84,000 आपका टोटल टैक्सेबल इनकम. 20 मार्क का सम आएगा ये. इसमें जितना होगा ये पूरा मिलेगा. ठीक है, चलो, तो ये एक सम हमने देखा सैलरी के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको दो डिडक्शन सिखाया, 80C का भी सिखाया और एक 80 टीटीए का भी सिखाया. अब आगे बढ़ते हैं. अब 80CCC बता रहा, अरे ये एन्युटी इंश्योरेंस कि साल का भरो इतना, सर्टेन अमाउंट सर्टेन ईयर्स तक भरो. HDFC में अगर मैं हर महीने का 10-10 हजार रुपया भर रहा हूँ, एक सर्टेन ईयर तक भरूंगा और उसके बाद में स्टॉप करूंगा, तो 5-6 साल के बाद, उसके 5-6 साल के बाद मुझे हर महीने घर बैठे पेंशन आनी शुरू हो जाएगी. दिस इज पेंशन प्लान. वो 80CCC में कवर होता है. एक ही आइटम है, क्या है, पेंशन फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू पेंशन फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि LIC या अदर अप्रूव इंश्योरर के थ्रू. एन्युटी प्लान, इन्वेस्टमेंट इन एन्युटी प्लान दैट प्रोवाइड्स पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. मतलब रिटायरमेंट के बाद मुझे एक लमसम अमाउंट आती रहे. 50 साल के बाद थोड़ी ना कोई काम कर पाएगा, तो मैं घर बैठे एक पेंशन कमाते रहूंगा. मैंने जब कमाना था तब इन्वेस्टमेंट कर दिया, आज मैं घर बैठे जब तक ऊपर नहीं चले जाता हूँ तब तक मुझे पेंशन मिलते रहेगी. तो ये एन्युटी प्लान. अरे इसका भी 80C जैसा ही फंडा है. मैक्सिमम कितना डिडक्शन है, 1,50,000. The maximum deduction allowed under section 80CCC is 1,50,000. The amount received as pension on surrender value is taxable. मतलब जब आपको लास्ट में जब पैसा मिलेगा पेंशन, तब टैक्सेबल हो, अभी आपको डिडक्शन मिलेगा. चलो, और एक देख लेते हैं, 80D मेडिकल इंश्योरेंस. मेडिकल याद रखना, ये कैश से नहीं होना चाहिए.
अगर क्वेश्चन में दे दिया मेडिकल इंश्योरेंस पे किया कैश से, इग्नोर कर देना। बेरर चेक, इसका मतलब कैश ही होता है, तो मत ले लेना, बस इतना याद रखो। सेल्फ का मेडिकल कराया चलेगा, स्पाउस का कराया चलेगा, चिल्ड्रन का कराया चलेगा। मैक्सिमम 25,000, ध्यान देना अभी यहाँ पे मैक्सिमम 25,000। इनमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो 25 बन जाएगा 30, 25 बन जाएगा। लेकिन साथ में अच्छा याद रखना, बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए। LIC में डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मेजर, माइनर, मैरिड, अनमैरिड सब चलता था, लेकिन यहाँ पर बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए। क्वेश्चन में बोल दिया कि बच्चे का लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस कराया बट ही इज नॉट डिपेंडेंट, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेरेंट्स भी साथ में आते, मैंने क्या बताया था, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन कितना 25, अगर सीनियर सिटीजन इनमें कोई तो 30, वैसे ही पेरेंट्स का। पेरेंट्स अभी तुम्हारे सीनियर सिटीजन नहीं है, तुम बहुत यंग एज में कमाना शुरू कर दिए, तुम्हारी शादी भी हो गई है, खुद के लिए भर रहे हो इंश्योरेंस, पेरेंट्स के लिए भी भर रहे हो, तो 25 तुम्हारा, 25 पेरेंट्स का। मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000। क्लियर? 25 कब? जवानी में। कोई भी बूढ़ा हो गया तो 25 बन जाएगा 30। पेरेंट्स साथ में आ गए तो 25, अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनका भी 30, लेकिन मैक्सिमम कितना आएगा पेरेंट जुड़ने के बाद? 50, इससे ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया, 80CCC भी बता दिया, अगले सम में आएगा। मैंने आपको 80D भी बता दिया, अगले सम में आएगा। तो देखते हैं अगला सम क्या है। डॉक्टर संजय घोकसे वर्क्स एज एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर YY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, मतलब नौकरी कर रहा है। He has provided the following particulars of his income previous year 31st March 25. You are required to compute his income for the assessment year 25-26. चलो, अब ये आपकी सैलरी है, ये आपकी अदर सोर्स है, इसी में डिडक्शन भी हो जाएगा। बड़ा छोटा छोटा डेटा दे रहे हैं लोग। बोला मंथली बेसिक मिल रहा है, नेट बोला है क्या यहाँ पे? नहीं, पिछली बार नेट बोला था तो एड बैक किया डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे तो सीधा बोल दिया मंथली बेसिक सैलरी, तो 1,35,500 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना? मैं भी थोड़ा यहाँ पे कर लो, नहीं तो क्या तुम रॉन्ग बोलोगे तो यहाँ पे रॉन्ग अपडेट हो जाएगा। 135,500 इंटू 12, 16,26,000। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं करोगे, करना पड़ेगा। डियरनेस अलाउंस 42% बेसिक का, बेसिक अभी तो कैलकुलेट किया 16,26,000, इसका 42% 682,920। प्रोफेशनल टैक्स 2,500 दे दिया। देखा जाए तो मेरा सैलरी वाला पार्ट हो गया। यहां तक क्या दिया था आपको? सैलरी। उसके बाद बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। ही रिसीव इनकम फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, वो आता है ना क्रॉसवर्ड पजल, ऐसा आप जीतते हो। इसने कितना जीत लिया? बाप रे, 59,000। अदर सोर्स, एक लास्ट की बात बताऊं, अदर सोर्स में जो भी अमाउंट होगी वो ग्रॉस होनी चाहिए। सर ग्रॉस, मान लो 59,000 उसे TDS कट के मिला है, TDS डिडक्ट करके, मान लो 1,000 रुपया कट के मिला है, तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए थी फिर? 60। तो आपको 60,000 रिकॉर्ड करना होगा, 59 नहीं। समझा? ग्रॉस। ये तो ऐसा, अभी यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम 50 लेंगे। आगे बोला है he has written a book on cafeteria management and receive a royalty from publisher 67। अब रॉयल्टी जैसी इनकम भी आपकी अदर सोर्स होती है। इसने कंट्रीब्यूट किया है पेंशन फंड, पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया मतलब 80CCC। हम लोग कलर कॉम्बिनेशन मैच रखेंगे, डिडक्शन जब आएगा तो ग्रीन से लिखेंगे 80CCC। उसके बाद ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, वेरी गुड बॉय, चेक से पे किया है तो डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 25,000। सीनियर सिटीजन होगा तो 30, इसने कितना पे किया? 20, तो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा 80D। तो 3 आइटम सैलरी के, 2 आइटम अदर सोर्स, 2 आइटम डिडक्शन। चलो पहले सैलरी सॉल्व करते हैं। डॉक्टर संजय गोखसे
इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी पूरे साल का 130, ओ ओ ओ ओ ओ मंथली बेसिक है, और यहाँ पे अभी ना मैं इसे चेंज नहीं करना चाहता हूँ, इसको हम एनुअल कर देते हैं। जान दो क्या कर देते हैं, कौन चेंज करता रहेगा, सॉल्यूशन बन गया ना अच्छे से। तो समझ गए ना, अगर मंथली बोला तो इंटू 12, नहीं तो जो है वो है, ठीक है। हम इसे एनुअल मान के चलते हैं। तो चलो फिर 135,500 का 42% निकालो। 135,500 इंटू 42%, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया है, कितना है 56,910। डन। तो दो 135,500 56,910, आपकी ग्रॉस बनी 192,410। ये आपको क्वेश्चन में कभी भी नहीं बोला होगा। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50, एंटरटेनमेंट, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो था नहीं, डॉक्टर वाई वाई पाटिल में काम कर रहा है, और प्रोफेशनल टैक्स 2,500 था, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तुमको दिखा यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स था, तो मैंने यहाँ पे ऊपर ग्रॉस से पहले लिया ही नहीं, क्योंकि नेट थोड़ी बोला था, नेट बोला होता तो लेता ऊपर में पिछले सम जैसे, अब नहीं बोला था तो नहीं लेना, सीधा डिडक्शन में आ जाएगा। तो आपको 50 प्लस 2,500 52,500 का डिडक्शन मिलेगा। आपने ग्रॉस में से माइनस किया, तो ये रही आपकी सैलरी इनकम। डन। अदर सोर्स में दो इनकम है, क्रॉसवर्ड पजल 59 और रॉयल्टी 67। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्रॉसवर्ड पजल 59, रॉयल्टी इनकम 67, टोटल आपने अदर सोर्स से कमाया 126। आपके दो सोर्सेज से इनकम आई, सैलरी, अदर सोर्स, टोटल आपकी इनकम बनी 265,910, और साथ में आपको डिडक्शन दिया है 80cc। मैक्सिमम कितना 80cc से 1,50,000, इसने कितना पे किया 1,40,000, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। और 80D 20,000, तो यहाँ पे 1,40,000 और 20, टोटल 1,60,000 का डिडक्शन मिलेगा। ये उसकी इनकम थी ग्रॉस, इसमें डिडक्शन चैप्टर 6A का माइनस किया 80cc और 80D, तो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 1,05,910। एग्जाम में मंथली बोला हो तो उसे एनुअली कन्वर्ट कर देना, मैंने नहीं किया था, ठीक है, हमने क्वेश्चन ही बदल दिया। अगला सम देखते हैं क्या होगा। अब मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई नई चीज सिखाने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दिया। मिसेस अनघा इज अ लेक्चरर इन MIT कॉलेज। अब लेक्चरर है कॉलेज में, तो ये सैलराइड है। मिसेस अनघा, तो नाम लिख दिया। शी फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स, 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। बेसिक मंथली सैलरी 60,000, अब तो किया है कि नहीं मैंने, हाँ वेरी गुड, 60,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ्स का कितना हुआ, क्या 72, 7 लाख। डीएनएस अलायंस 24,000 पर मंथ है, तो 12 मंथ्स का 2 लाख। ईडी 8,000। हाउस रेंट अलाउंस उसे मिल रहा है 10,000 पर मंथ, जिसमें से उसने बोला है 8,000 तो उसे पर मंथ एग्जेम्प्ट है। अच्छा 10,500 12 मंथ्स का कितना होता है, 10,500 इंटू 12 मंथ्स 1,26,000, बट 8,000 पर मंथ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 8,000 इंटू 12 96,000 माफ हो जाएगा। तो टैक्सेबल हुआ कितना, तो 30,000 हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा। डन। आगे, अलाउंस फॉर लुकिंग आफ्टर द इवनिंग शिफ्ट ऑफ द कॉलेज। अब कॉलेज में ही इवनिंग शिफ्ट में भी काम कर रहे हैं, पगार भी कॉलेज ही दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी सैलरी इनकम है, एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले वो सैलरी। तो ये आपको मिल रहा है 15,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हुआ 1 लाख 1,80,000। आगे बोला है एग्जामिनरशिप फीस फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। क्या इसका कॉलेज दे रहा है ये पैसे, नहीं, ये तो मुंबई यूनिवर्सिटी दे रहा है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी से मिल रहा है, वो भी कौन सा, एंड फ्रॉम बड़ौदा यूनिवर्सिटी।
अच्छा, दो यूनिवर्सिटी से पैसे मिले 2250 और 1250, दोनों इसके बॉस नहीं है। ये दो इसका बॉस कौन था? MIT कॉलेज। तो इन दोनों जगह से पैसा मिला, तो ये आपकी कौन सी इनकम है? अदर सोर्स। कौन सी इनकम है? फिर कहते हैं कि भाई एक्सपेंडिचर, अब टीचर है ये, तो एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स फॉर हर एम्प्लॉयमेंट, बोलते नौकरी पर टिके रहने के लिए उसने पब्लिशर की कुछ बुकें खरीदी होगी, उसको रेफर करके पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये जो बुक खरीदा है एक टीचर के लिए, बुक तो एसेट हो गया, तो ये उसकी इनकम में से माइनस नहीं होगा। ये क्या करेंगे? इग्नोर। उसके बाद बोला है प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब यहाँ पे नेट बोला नहीं है, नेट बोला होता तो मैं ऐड कर देता, तो अब क्या होगा? ये तो सीधा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में मिलेगा। एक्सपेंडिचर ऑन अटेंडिंग अ सेमिनार एट गोवा 1750 रीएम्बर्स बाय कॉलेज। अनगा गोवा गए, गोवा में जाके एक सेमिनार अटेंड किया और कॉलेज ने वो पैसा उसे रिफंड कर दिया, रीएम्बर्स कर दिया। भाई ये तो कॉलेज के काम से ले गए होंगे, इसीलिए तो उसको रिफंड मिला है, तो वो उसका थोड़ी इनकम थोड़ी है। वो बोला कॉलेज तुम्हारे लिए गए थे, तुम्हारा पैसा तुमने मुझे पहले दे दिया होता, मैंने अपने जेब से खर्चा किया, अब तुम मुझे वापस दे रहे हो, तो ये थोड़ी ना इनकम होगी उसकी, तो ये सैलरी इनकम नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करके दो, इन्होंने बोला सिर्फ सैलरी इनकम कैलकुलेट करके दो, तो ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक 7,20,000 आ गया, उसके बाद डियरनेस अलाउंस 2,88,000 आ गया, उसके बाद हाउस रेंट मिला 126, 96 माफ, 30 टैक्सेबल, 126 मिला, 96 माफ, 30 टैक्सेबल। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट का मिला 1,80,000, तो इवनिंग शिफ्ट का 1,80,000, मतलब सैलरी से कुल मिला के मिला है 12,18,000। ये क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला होगा, ये डिडक्शन तो हमें लेना है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में। तो ये रहा 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये रहा प्रोफेशनल टैक्स 2,500। ये क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है तो माइनस नहीं होगा। तो उसकी इनकम 12,18,000 में से 52,500 माइनस, तो 11,65,500, ये हुई आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या पूछा था? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी, तो मैंने सिर्फ सैलरी, अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें पूरा सम बताऊं, तो मैंने दो अदर सोर्स भी जोड़ दिए, तो आपने अदर सोर्स दो इनकम जोड़ दी, तो ये 3,500 और इनकम बना। सैलरी और अदर सोर्स जोड़ के आपका ग्रॉस इनकम बना 1169, कोई डिडक्शन नहीं था, 1169 आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। सर अगर हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया, आगे नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है, मत करो। सर हमने पूरा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कर दो, तुम्हारी विश। सैलरी पूछा तो सैलरी, तुम रॉन्ग थोड़ी कर रहे हो, एक्स्ट्रा करके दे रहे हो बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नया सीखेंगे। गिफ्ट तो याद होगा, गिफ्ट अगर आपको मैरिज के वक्त मिलता है, विल, ट्रस्ट, इनहेरिटेंस, रिलेटिव से मिलता है, करोड़ों की अमाउंट मिल जाए, टैक्स नहीं लगेगा आपको। जो दे रहा है गवर्नमेंट उसको अपने आप ढूंढ के बात कर लेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कितना भी गिफ्ट मिले अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं। आगे इंपॉर्टेंट, एनी गिफ्ट ओवर एंड अबाउ, वो पांचों को छोड़ के, अप टू ₹50,000 इज एग्जेम्प्ट। सर ये नहीं समझा, ना शादी में मिला, ना विल से मिला, ना ट्रस्ट से मिला, ना इनहेरिटेंस, ना रिलेटिव, किसी दोस्त ने दे दिया 50,000 गिफ्ट, ये भी माफ हो गया। एक और दोस्त आया, दे रहा है 5,000 का गिफ्ट, एक ने 5 दिया, एक ने 15 दिया, माफ है। लेकिन एक था बेकार दोस्त, वो दे रहा है आपको 51,000 जानबूझ के, तो आपको क्या लगेगा? सर 50 तो माफ है, तो 51 मिला है,
तो 51 में से 50 माइनस करके 1000 पे टैक्सेबल नहीं, पूरे 51,000 के ऊपर आपको अदर सोर्स में टैक्स भरना पड़ेगा। तो इन सब जगहों से तो गिफ्ट मिला तो माफ है, इसके अलावा 50,000 मिला वो भी माफ है, लेकिन 50,000 के ऊपर अगर मिला है तो आपका पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। डन। चलो, तो इसमें गिफ्ट एक सीखना था, और एक क्या सीखेंगे, एटीयू हैंडीकैप एसएससी। मैंने आपको बताया था तीन चीजें, 40% से कम हैंडीकैप है तो आपको डिडक्शन एटीयू में नहीं मिलेगा, 40 to 80% हैंडीकैप है तो आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, 80% से ज्यादा हैंडीकैप हो तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो ATU is handicap SSC, specified disability, डिडक्टिबल आइटम अंडर सेक्शन 82 है, बेसिक डिडक्शन आपको 75,000 मिलेगा अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 to 79% है तो, अगर आपका 80% अबव है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इधर मैंने 40% के नीचे नहीं बोला, ये समझने वाली बात है, 40% डिडक्शन के नीचे आपको कोई भी डिडक्शन कुछ भी आपकी इनकम में से माफ नहीं होगा। सो व्हाट इज दिस एटीयू का हैंडीकैप एसएससी का, आपने जितनी इनकम है सैलरी अदर सोर्स जोड़ दो, गवर्नमेंट आपसे उस पर टैक्स मांगने आ जाएगी, आप बोलो भाई हम तो हैंडीकैप है और वो भी सीवियर है, सीवियर याद रखना, कभी कभी वर्ड सीवियर बोलेंगे मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, कभी कभी ब्लाइंड बोलेंगे मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, सीधा 1,25,000 माफ हो जाएगा। सीधा कोमा में है तुम लोग, चलो ध्यान दो। तो मैंने एटीयू का भी डिडक्शन बता दिया, अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। मिस्टर सुंदर, डिसेबिलिटी 50%, 50% तो बताओ एटीयू में कितने अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, तो ये 40 to 90, 40 to 80% है तो एटीयू 75,000 इसकी इनकम कम हो जाएगी। Employed Inder Private Limited received the following emoluments for the previous year ending 31st March 25। कभी कभी ये लोग बोलेंगे कि भाई इसने काम तो सिर्फ दिसंबर तक किया है, तो साल तो खत्म होगा, हमारा फाइनेंशियल अकाउंट ईयर खत्म होता है मार्च में, तो इसका मतलब दिसंबर तक काम किया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने काम नहीं किया है, तो साल में तो 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब उसने सिर्फ 9 महीने काम किया है, तो सब कुछ 9 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा आपको। अभी तक वैसा सिनेरियो नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं बोला है तो साल भर का कैलकुलेट कर। क्या मिला है, बेसिक पे मिला है 16,50,000 पूरे साल का, तो डियरनेस अलाउंस पूरे साल का, कमीशन मिला है पूरे साल का, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है पूरे साल का, बट ये बेचारा तो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो नीचे से डिडक्शन 16 में ये माफ नहीं होगा। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय एम्प्लॉयर, तो भैया पहले तो रीइंबर्समेंट के ऊपर 15,000 माफ होता था, अब वो कहते हैं कि भैया वो हम जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दे रहे हैं उसी में ये कंसीडर हो गया, तो कुछ भी माफ नहीं, अगर आपको रीइंबर्समेंट मिला है तो ये आपका सैलरी में आ जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 30,000 फॉर हिज ओनली डॉटर, ओनली वर्ड लिखने का मतलब है कि उसका एक ही बच्चा है, और हमें पता है एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड माफ है, बताया था मैंने आपको रेगुलर लेक्चर के टाइम पे, तो 100 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने का हो गया 1200, एक बच्चे का 1200, तो दो बच्चे का 2,400, इसका तो एक ही बच्चा है, तो इतना जो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है इसमें से 1200 माफ हो जाएगा, बाकी का टैक्स है। एम्प्लॉयर ने दिया ना, ये तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो ये सब जहां तक अभी यहां तक पढ़ा हमने ये सब सैलरी में आएगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड, अब ये तो बेसिक बोला है, नेट तो बोला नहीं है, तो ये सीधा आपको अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन मिल जाएगा। मिस्टर सुंदर ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख टुवर्ड्स पेंशन फंड, पेंशन फंड मतलब ATCCC, he has no other income but
रिसीव गिफ्ट फ्रॉम मदर, ए मदर तो रिलेटिव हो गए और रिलेटिव से करोड़ों रुपया मिल जाए माफ है, तो ये माफ हो जाएगा, ये अदर सोर्स में नहीं आएगा। क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट टैक्सेबल इनकम, दैट इज टोटल टैक्सेबल इनकम प्रीवियस ईयर 24-25 का और असेसमेंट ईयर 25-26। तो सबसे पहले तो बेसिक इनकम फ्रॉम सैलरी लिखना है, ऐसा लिखना इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें लिखना बेसिक सैलरी 16,50,000, डियरनेस 350, कमीशन 3, डियरनेस 3,50,000, कमीशन 3 लाख, एंटरटेनमेंट 1 लाख, मेडिकल रिएम्बर्समेंट 45, एंटरटेनमेंट 1 लाख, मेडिकल रिएम्बर्समेंट 45। फिर आपको मिला है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 30,000, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, तो पूरे 12 महीने का हो गया 1200, तो 30,000 में से 1200 माइनस, तो आपका एजुकेशन अलाउंस जो मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा सिर्फ 28,800। ये सब ऐड कर दो तो आपका ग्रॉस सैलरी बना 24,73,800। इसमें डिडक्शन आ जाएंगे 3। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, तो एंटरटेनमेंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बाय डिफॉल्ट 50,000 और ये प्रोफेशनल टैक्स 2,500 बोला है, तो 52,500 माइनस हो जाएगा ग्रॉस में से। लो भाई, आपकी नेट सैलरी हुई 24,21,300। कोई अदर सोर्स नहीं था, बस एक गिफ्ट था, वो तो मदर से मिला था तो माफ है, तो गिफ्ट फ्रॉम मदर है तो माफ हो गया। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम मल्टीपल इनकम तो जोड़ के भी सेम आ रहा है 24,21,300। डिडक्शन दिया था कोई, यस, एक 80U और एक 80CCC। तो 80CCC का डिडक्शन पेंशन फंड का 1 लाख, 80U हैंडीकैप का 75,000, तो 1,75,000 आपकी इनकम कम हो जाएगी। तो 24,21,300 में से 175 माइनस, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम हो गई 22,46,300। सिंपल, क्लियर। मैं अभी बता रहा हूं, ये जितना है इतना किया, मोर देन सफिशिएंट, एग्जैक्ट। आपको सेम परछाई मिलेगी एग्जाम में इसी क्वेश्चन जैसे ही, एक आध चीजें ऊपर नीचे होगी, अमाउंट तो ऑब्वियस ही बात है बदल के आएगा, सिमिलर दिखेगा, तुमको लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब सिमिलर लगेगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा, आप 2 घंटे में बाहर होंगे। आगे बढ़ते हैं, नया कुछ सीखते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस पे फोकस करना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता भी देता हूँ तुम्हें, और सो दैट दोबारा देखने की जरूरत ना है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तुम सब मेरी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम सबको मैं सैलरी दे रहा हूं, सैलरी चाहिए नहीं चाहिए, गेट आउट। चलो, तुम सब मेरे पास काम कर रहे हो, तो जो भी मैं तुमको सैलरी दूंगा तुम्हारा पीएफ में डिडक्ट कर लूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे तुम सबका पीएफ में डिडक्ट कर रहा हूँ 1,000, कितना 1,000 1,000 1,000 हर महीने, तो साल भर का कितना हुआ 12,000। और ये पैसा मैं क्या करूंगा, तुम्हारे नाम का पैसा है, मेरे पास नहीं रह सकता, ये मैं गवर्नमेंट के पास तुम्हारे नाम से जमा कर दूंगा। कितना जमा होगा तुम्हारा गवर्नमेंट के पास, 12 नहीं 24,000, डबल। जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट हुआ उतना ही एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूट होगा तुम्हारे नाम से डबल जमा होता है, ये समझा। पापले ध्यान दो, तो जितना एम्प्लॉय की जेब से डिडक्ट होगा उतना ही एम्प्लॉय, हो सकता है अमाउंट वेरी करे बट इक्वल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो याद रखना, जब मैं किसी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी है। एम्प्लॉयर ने तुम्हें डायरेक्टली दिया या इनडायरेक्टली दिया, इनडायरेक्टली दिया तो तुम्हें ना, तो तुम्हारी सैलरी हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है यार थोड़ा माफ करेंगे हम, इसमें बेसिक और डीए का 12% निकालो, इतना माफ हो जाएगा। मतलब तुम्हारी सैलरी में 12,000 दिख रहा है,
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बेसिक और डीए का टोटल करो, उसका जो भी 12% आता है इसमें से माइनस करो, सिर्फ बाकी का टैक्सेबल होगा, तो पूरा 12,000 टैक्सेबल नहीं होगा। ये समझा? जो एम्प्लॉय की जेब से कंट्रीब्यूट हुआ, जो तुम्हारी जेब से कटा है, तो ये तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हो गई ना एक तरह से, तो इसका डिडक्शन एटीसी में, याद है, एल पी मंथली, पी फॉर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, एटीसी में डिडक्शन मिलता है, हो गया खत्म। समझ में आ गया? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो आपका कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, दो जगह से होता है, एक तुम्हारा कंट्रीब्यूशन वो एटीसी में जाएगा, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तुम्हारे सैलरी में आएगा। माफ कितना हो जाएगा? 12% ऑफ बेसिक और डी। डन। ज्यादातर एमसीक्यू में पूछते हैं, तुम्हारा पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। तुम नौकरी पे हो, इस वजह से तुम्हारा कंट्रीब्यूट हुआ, इस वजह से तुम्हें इंटरेस्ट मिला, तो सैलरी में आएगा वो इंटरेस्ट। बोल 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 बोल, मतलब कोई डाउट है? तुम नौकरी पे हो, इस वजह से तुम्हारा पीएफ डिडक्ट हुआ, इसी वजह से तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सैलरी की वजह से ही वो कंट्रीब्यूशन था ना, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कहाँ आएगा? सैलरी। जो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो बेसिक और डीए का 12% माफ होगा, लेकिन इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 9.5% माफ होगा, बेसिक डीए का नहीं। तो यही यहाँ पे एक हैक है। मान लो आपको इंटरेस्ट मिला 10%, कितनी अमाउंट है वो छोड़ दो, आपको मिला है 10%, माफ कितना हो जाएगा? 9.5। तो बताओ आपको टैक्सेबल कितना हुआ? सिर्फ 0.5। मान लो और एक एग्जांपल, 10% आपका 10,000 है, ठीक है, तो 9.5 9,500, ये माफ हो जाएगा। टैक्सेबल कितना हुआ? सिर्फ, ठीक है। चलो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% बेसिक डीए का माफ, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 9.5% माफ। याद रखना एक वर्ड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ढूंढना। अगर मान लो ये तो बड़ा आसान था ना, 10% 10,000 है तो 9.5% क्रॉस मल्टीप्लाई, आराम से 9,500 मिल रहा है, 500 टैक्सेबल। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई 10% आपको मिल रहा है 13,000, तो 9.5% करना ही पड़ेगा ना अभी क्रॉस मल्टीप्लाई। 9.5 को 13,000 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, तो जो भी अमाउंट आएगी वो माफ करो, बाकी का टैक्सेबल। क्लियर है? और जो भी अमाउंट है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? दैट गर्ल, नो नो नो, हाउ आर यू? चलो, अरे नहीं, प्लीज स्टैंड अप, थोड़ा लेफ्ट और लेफ्ट। चलो, अब इसके रिगार्डिंग सम देखते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो क्लास, ओके, 5 मिनट। चलो, मिस्टर अर्थ, क्या क्या नाम दे रहे हैं ये लोग, इज वर्किंग इन एबीसी लिमिटेड and has given the detail of his income for the previous year 24-25. Basic salary 1,05,000 per month. Very good. तो 12 months का कितना हुआ? हाँ, 12,60,000। डीएनएस अलायंस बोला है 50% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। वैसे तो आपको 60,000 पर मंथ मिला है, ठीक है, तो 12 मंथ्स का कितना हो गया? 7,20,000। बस लिखते वक्त इसके दो पार्ट कर देना, आधा फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और आधा नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। लिखते वक्त बस लिख देना। तो चलो, सैलरी में ये दो पार्ट तो मैं तुम्हारा पहले ही कवर कर देता हूं। मैंने लिखा 1,05,000 इंटू 12 मंथ्स इज 12,60,000, और वैसे तो आपका 7,20,000 आया था डीएनएस अलायंस,
मैंने आधा कर दिया फॉर्मिंग पार्ट और आधा कर दिया नॉन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। क्लियर। नेक्स्ट बोला है आपको कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर 5%। आपको कमीशन मिलेगा 5% टर्नओवर का। टर्नओवर का है तो नीचे दिया है टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इज 50 लाख। 50 लाख का 5% आपको कमीशन मिलेगा। अब एम्प्लॉयर से जो भी मिले वो सैलरी है, तो कितना आया 2,50,000। अब आगे बोला है हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 2 लाख है। आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन कहां जाएगा 80C में, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। और आगे बोला है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 20% निकालो बेसिक सैलरी और डीए का। मैं बेसिक और डीए का 20% निकालूंगा, वो आपको मिला है, और 12% माफ कर दूंगा। तो जरा बेसिक और डीए निकालो, बेसिक और डीए इसका टोटल करो, इसका 20% निकालो तो आपको 3,96,000 मिला, और इन्हीं दोनों का 12% निकालो, उतना माफ हो जाएगा। ये बोला नहीं है कहीं पे, ये तो हमने सीखा है। 12% माफ, तो 237,600 माफ, बाकी का आपका टैक्सेबल हो जाएगा। समझा। तो ये था हमारा पार्ट इसमें सीखने के लिए। आगे ठीक है, अलाउंस मिल रहे हैं। इंटरेस्ट एक्रूड इन दी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 13% आपको इंटरेस्ट है 1,30,000। तो इंटरेस्ट भी तो सैलरी का ही पार्ट हुआ। 13% इज 1,30,000, तो 9.5 तो माफ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढना, 9.5 इंटू 1,30,000 डिवाइड बाय 13, 95,000। तो 95,000 इंटरेस्ट माफ, बाकी का टैक्सेबल। ये वाले क्वेश्चन की थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस करना, बाकी का तो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अलाउंस ये भी सैलरी का था पार्ट। इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग बैंक से, तो भाई ये तो अदर सोर्स हो जाएगा। और 80C में, सॉरी 80 TT है। मैक्सिमम कितना मिला, कितना है, तो 50 आपकी इनकम अदर सोर्स, और डिडक्शन मिलेगा सिर्फ 10,000। फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट मिल रहा है, ये अदर सोर्स, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम। ठीक है, तो हमारा सैलरी का तो पार्ट हो गया। ये आपका कुल मिला के सैलरी ग्रॉस सैलरी है। ये आपको बोला नहीं था, ये आपको याद रखना है। डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। देखो एंटरटेनमेंट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था नहीं, प्रोफेशनल टैक्स बोला नहीं था, तो हमने सिर्फ 50,000 माइनस किया, तो आपका सैलरी इनकम हो गया 23,73,400। अदर सोर्स में आपको मिला है एक तो ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एक ये एफडी का इंटरेस्ट। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 50, एफडी का इंटरेस्ट 26,800, टोटल 76,800। ये एक सैलरी की इनकम, ये एक अदर सोर्स की इनकम, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई 24,50,200। डिडक्शन दो हमने देखे, एक 80 TT है, दो क्या एक ही देखा ना, और एक है 80C। लेकिन तुमको पता है 80C का मैक्सिमम लिमिट कितना है 1,50,000। तो यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन 2 लाख है, लेकिन मिलेगा कितना डिडक्शन 1,50,000। तो यहाँ पे देखो डिडक्शन ले लिया चैप्टर 6 से, कंट्रीब्यूशन 2 लाख का किया था, लेकिन मैक्स कितना मिलेगा 1,50,000। तो 1,50,000, और आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक 50 मिला है, तो डिडक्शन कितना मिलेगा सिर्फ 10। टोटल 1,60,000 का डिडक्शन मिला, तो 24,50,200 में से माइनस, तो टोटल टैक्सेबल इनकम हुई 22,90,200। डन। तो यहाँ हमारा सैलरी का मैक्सिमम पार्ट हमने इंपॉर्टेंट जो था वो कवर किया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, दो और क्वेश्चन है, हम अगले लेक्चर में इसे कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए होता है पैकअप।